गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स डिस्कस करे थे, लाइक कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस करा। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर हमने डिस्कस करे थे कि कॉस्ट के मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। उनके बाद उनके टाइप्स में हमने देखे थे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, समझ लिया था, इनके डेफिनेशंस को समझा था। आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी उस क्लास में ओवरहेड के बारे में कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर बनते हैं ओवरहेड। और फिर ओवरहेड के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड द थर्ड वन वॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट और जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट भी हम इसे कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए और उससे भी बेटर कि अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। इसके कंसेप्ट को समझने की आप लोग कोशिश करिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हमने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, वो तीनों मिलकर ही कॉस्ट बनाते हैं। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर उन सब के बारे में हम लिखेंगे, हम बताएंगे कि मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना। फिर उसके अंदर हमने इनडायरेक्ट को अलग करा था, डायरेक्ट को अलग करा था। तो उनको प्रॉपर किस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे ताकि हमारे पास फाइनली एक कॉस्ट आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टेटमेंट बनाना। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटीरियल, प्रत्यक्ष सामग्री। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने जो भी मटेरियल लगाया है अपने प्रोडक्शन में, उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, कॉस्ट लिखनी है, ओके। क्योंकि हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आपकी उस मटेरियल की लगी है, एक्चुअल वो कॉस्ट यहाँ पे लिखी जाएगी। अब मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी हमें इस एक फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ता है। ये फॉर्मेट, ये जो हमारा मेथड हमने लिख रखा है, वो कब यूज़ आता है तो जब ऐसी कुछ डिटेल्स हमारे पास हो। एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो जो इनपुट किया जाएगा वो तो रॉ मटेरियल का ही होगा, कच्ची सामग्री का ही होगा। तो हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कॉस्ट शीट जो आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनेगा, मंथली बनाते हो एंड 1 साल का एक बार बनाते हो, जो भी। तो उस हिसाब से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपने कितना मटीरियल इनपुट किया, कितने सामग्री का उपयोग किया है, उसकी कॉस्ट आपकी लागत कहलाएगी, मतलब वही लागत के अंदर जुड़ना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल, और इसको दूसरा हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि उपभोग की गई कच्ची सामग्री। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम लोग शुरू से भी पढ़ते आए हैं, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक हमने पढ़ाई है। जैसे कि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है और 1 अप्रैल से वापस नया ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 31 मार्च को आपके पास कोई भी स्टॉक बचा हुआ हो ही नहीं, बिल्कुल होगा। तो 31 मार्च को जो स्टॉक रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और जब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, तो वही क्लोजिंग स्टॉक उस नए ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम जिस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं, मान लो 1 ईयर के लिए बना रहे हैं, तो पिछले साल जो भी क्लोजिंग बच गया था मटीरियल, रॉ मटीरियल भी बच सकता है क्लोजिंग, तो वो जो रॉ मटीरियल बच गया था वो इस साल के लिए ओपनिंग होगा और वो आपके पास अवेलेबल है इस साल प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कि जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो हमारे पास इतनी कॉस्ट का रॉ मटेरियल था। देन ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, साल भर के अंदर आप और परचेज भी तो करोगे रॉ मटेरियल, उसको भी ऐड कर दो कि हमारे पास टोटल इतना मटेरियल अवेलेबल था। कैरिज इनवर्ड ऑन मटेरियल, कैरिज इनवर्ड मतलब आवक भाड़ा। आप जब मटेरियल मंगवाते हो अपने सप्लायर से तो जो भी भाड़ा लगा है, जो भी आपके फ्रेट चार्ज हुआ है, उसका पेमेंट आप करोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और केवल मटेरियल से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको मटेरियल की कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा। दूसरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग जुड़ेंगे। कैरिज इनवर्ड ऑन मटेरियल यहाँ पर ऐड होगा और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमें निकालना क्या है कि साल भर के अंदर आपने कितना मटेरियल यूज़ किया। हमारे पास जो शुरू में था वो यूज़ किया, फिर हमने कुछ नया खरीदा, ये सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल था यूज़ करने के लिए। उसमें से हमने क्या किया है, कुछ मटेरियल बचा हुआ अभी भी है। जब ईयर एंड आपका हो रहा है तब कुछ मटेरियल बचा हुआ है, दैट मीन्स वो तो यूज़ हुआ ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देना है, लेस कर देना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ से माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर डायरेक्ट मटेरियल इसको, और इसी को लिखा जाएगा हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि हर बार ये मेथड हमारा यूज़ नहीं आएगा। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर सीधा आपको सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल दे रखा होगा
नो प्रॉब्लम, लिख दो। जब आपके क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन इस तरह से गिवन है ना कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दिखा रखी है, तो अपने आप समझ जाना है कि हमें इस वाले मेथड से पहले डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, उसके बाद उस अमाउंट को हम अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी सारी इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष खर्चे, ऐसे खर्चे जिसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर चार्ज किया जा सके, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि क्रेन, आपने क्रेन हायर करी, वो किसी एक ही डिपार्टमेंट में यूज़ आती है, तो आपको पता है कि ये उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो उसको वहाँ पर ऐड कर देंगे। हायर ऑफ क्रेन हो गया, कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स हो गया, मतलब सांचे वगैरह, तो जहाँ जो सांचे प्रयोग आ रहे हैं उनकी कॉस्ट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से आपको दे रखा होगा, या फिर कुछ खर्चे ऐसे दे रखे होंगे जिन्हें देखते ही हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इन चीज़ों को और डिस्कस करूँगी। तो क्या करना है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, 2-3 जितने भी, उनको अलग अलग लिखेंगे। और अगर सिर्फ एक ही दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिखा, उसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे। इन तीनों की टोटल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों की टोटल को कहा जाएगा प्राइम कॉस्ट। हिंदी में इसको हम कहते हैं मूल लागत। तो प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के योग को या उनके जोड़ को क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी डायरेक्ट चीज़ें जुड़ी हुई है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद, अब डायरेक्ट हमने सब कुछ ऐड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब हो गया। अब उसके बाद इनडायरेक्ट आएंगे, तो इनडायरेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। और ओवरहेड 3 तरीके के हमने पढ़े, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। तीनों को ऐड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। जितने भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको साथ में दी होंगी सारी आइटम, उसमें से आपको देखना है कि कौन सी चीज़ फैक्ट्री ओवरहेड है, कौन सा ऑफिस ओवरहेड है, कौन सा सेलिंग ओवरहेड है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अपने आप हमें क्लिक हो जाएगा। जैसे इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखा है, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखा है, ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग दे रखा है, ऑफिस ओवरहेड। तो इस तरीके से हर एक को अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड में जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे होंगे आपको एक एक करके उनको लिखते जाएंगे, उनकी टोटल यहाँ लिखी जाएगी, वो फैक्ट्री ओवरहेड आपके। और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमारे पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, हिंदी में इसको कारखाना लागत कहते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड आपके ओवरहेड सारे, प्रिंटिंग हो गया, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, स्टेशनरी हो गया, डायरेक्टर्स फीस हो गया, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, ऑफिस ओवरहेड। एक एक करके लिखेंगे, उनकी टोटल यहाँ आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ेंगे, हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। इसको ऑफिस कॉस्ट भी कहा जाता है, हम अपने स्टेटमेंट में इसको ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे। उत्पादन की लागत, क्योंकि फैक्ट्री का ओवरहेड जुड़ गए, ऑफिस के ओवरहेड सारे जुड़ गए। देन अब तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया कि गुड्स तो ऑब्वियसली 100% प्रोड्यूस हो चुके। अब आप इन पर जो खर्चे करोगे ना, वो उसके सेल्स से रिलेटेड हो सकते हैं, सेल्स प्रमोट करने के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए हो सकते हैं। प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा। अब इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ने से पहले एक एडजस्टमेंट किया जाएगा फिनिश्ड गुड्स का। यहाँ तक हमने इस साल में जो भी गुड्स बनाने थे वो बना लिए, लेकिन कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास हो सकता है, और हो सकता है कि जितने गुड्स हमने प्रोड्यूस करे वो सारे के सारे सेल आउट ना हुए हो, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास बच सकता है। तो उस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है। मान लो कि अगर मैं यूनिट्स में लिखती हूँ, यहाँ हमने 10,000 यूनिट्स बनाई, ओके, 10,000 यूनिट्स यहाँ तक हो गई कंप्लीट, उनकी कॉस्ट यहाँ पर आ गई। फिर हमारे पास 5,000 यूनिट्स ओपनिंग में थी, 3,000 यूनिट्स और बच गई, तो इनका एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करना है, ताकि हमें ये पता चले कि इस साल में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्चुअल सेल कितनी हुई है। हमें सेल की कॉस्ट निकालनी है ताकि हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, 12,000, तो ये हमें क्या बोलता है कि 12,000 यूनिट्स हमने क्या की है इस साल में, सेल आउट करी है। सेल क्यों निकाला, क्योंकि जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आगे हम ऐड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर, उन्हीं यूनिट्स पर चार्ज होंगे जो कि वास्तव में सेल आउट हो चुकी है। जो यूनिट सेल नहीं हुई है उन पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी चार्ज नहीं होते, इसलिए हमें सेल्स निकालना ज़रूरी है। तो यूनिट्स में तो काम नहीं करेंगे हम लोग,
हम तो कोस्ट में ही करेंगे। तो कोस्ट क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक की लेस कर दो। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इतना हमने प्रोडक्शन किया, इतना हमारे पास ऑलरेडी था, तो इतना गुड्स हमारे पास था बेचने के लिए, उसमें से इतना हमारे पास रह गया, इसको माइनस कर दो, तो ये जो बचा हुआ है वो हमारा बिक गया है माल, ये हमारी सेल्स है, और इसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स बिक गए उनकी उत्पादन की लागत, बेचे गए माल की उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद लास्ट इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वही अलग अलग जितने भी एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट हो गया, शोरूम एक्सपेंसेस हो गए, या फिर आपके सेलिंग एजेंट का कमीशन हो गया, जो भी आपके हैं वो सारे के सारे ओवरहेड एक एक करके जोड़ दो, ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ा, ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसी को कहते हैं हम टोटल कॉस्ट, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ भी कॉस्ट, कुछ भी लागत जोड़ना बाकी नहीं रह गया, सब कुछ ऐड हो चुका है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट कर दो, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, और लॉस है तो लेस कर दो। लॉस को लेस क्यों करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट है ₹90, सेल्स है ₹85, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस। तो दिख रहा है ना कि कॉस्ट 90 की है, सेल्स 85 पे करो, मतलब ₹5 का लॉस हुआ है, और अगर आपको कॉस्ट से सेल्स पर पहुंचना है तो -5 ही करना पड़ेगा। दैट्स वाई कोस्ट में से लॉस घटाया जाएगा तो सेल्स आएगी, और कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा जाएगा तो सेल आएगी। जैसे आपको बोल दे कि सेल्स है यहाँ पे 100 की, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा ना 10, देन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया, और लॉस के सेल केस में कॉस्ट माइनस लॉस हो गया। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर होगी उसके हिसाब से, जैसे कि कॉस्ट तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, सेल्स दे रखी होगी, डिफरेंस देख लेंगे, प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस, प्रॉफिट आता है तो इधर एड प्रॉफिट करके लिखेंगे, लॉस आता है तो लेस लॉस करके लिखेंगे। इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें समझना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सारे एलिमेंट्स को हमें शो करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शो करना है। सबसे पहले सारे डायरेक्ट कॉस्ट के जो एलिमेंट्स है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करो, प्राइम कॉस्ट आएगी, फिर उसमें एक एक करके ओवरहेड्स ऐड करते जाओ। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ऑफिस ओवरहेड ऐड करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, फिर वहाँ पर जाकर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, फिनिश्ड गुड्स का, यहाँ पर वो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था ओपनिंग क्लोजिंग, इधर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना, अपने पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। उसके बाद फाइनली हम अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट किया, हमारे पास सेल्स आ जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे इसके साथ ही। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, और अगर लागत पर 20% लाभ लेने की इच्छा हो तो आप बताइए कि सेल्स क्या होगी। तो बहुत इजी है, कॉस्ट हमारे पास आ गई है, हमें बोला है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, नो प्रॉब्लम, इसका 20% ऐड करो, ये आपकी सेल्स आ जाएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस आता है, तो 4 कंडीशंस यहाँ पे होती है, वो चारों कंडीशंस मैं आपको एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आगे आने वाले बहुत से चैप्टर्स में ये वाला कंसेप्ट काम आएगा, तो इस पॉइंट को अच्छे से देखना। व्हेन कॉस्ट इज गिवन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। Second, when sales is given and percentage of profit is on sales. Third, when cost is given but percentage of profit is on sales. And the last one, when sales is given but percentage of profit is on cost. तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब इन चारों में से कोई एक कंडीशन होगी तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर्मूला तो हमें याद रखना नहीं है, समझना है इस चीज़ को। देखो क्या लिखा है मैंने, व्हेन कॉस्ट इज गिवन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट।
लागत दी हुई है और लाभ का प्रतिशत लागत पर ही है। क्वेश्चन में लागत दी हुई है या फिर कैलकुलेट हमने कर ली है स्टेटमेंट बना के। मान लो 5 लाख रुपए की अपनी कॉस्ट आई और हमें बोला आपको कॉस्ट पर 10% का लाभ लेना है, तो सिंपल 5 लाख का 10% अपना प्रॉफिट हो जाएगा। देन सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला कॉस्ट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि 10 है तो 5 लाख इंटू 10/100, ये 50,000 का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से बहुत सिंपल, कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। सेकंड है कि अगर सेल्स गिवन है और परसेंटेज भी सेल्स पर है, आपको सेल्स दे रखी है कि 10 लाख रुपए की कंपनी ने सेल करी है, 20% की रेट से प्रॉफिट लेती है, बताइए कंपनी की कॉस्ट कितनी है या प्रॉफिट कितना है। नो प्रॉब्लम, सेल्स गिवन है, परसेंटेज भी सेल्स पर गिवन है, तो कहाँ दिक्कत है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। 10 लाख है 20%, तो 10 लाख का 20%, सिंपल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है कि व्हेन कॉस्ट इज गिवन, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो कॉस्ट की है, या है तो वो क्वेश्चन में दे रखी है या हमने स्टेटमेंट बना के यहाँ तक कॉस्ट निकाली, बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन सेल्स। हुआ क्या, कॉस्ट अपने पास है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तब सेल्स आती है, और आपको परसेंटेज पहले से ही सेल्स पे दे रखा है कि सेल्स का इतना % आपको प्रॉफिट लेना है। तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला तो हम लिखेंगे, उससे पहले इस फॉर्मूला कैसे बना है उस चीज़ को समझते हैं। कॉस्ट गिवन, परसेंटेज सेल्स पर है, तो अब हमारे को क्या चाहिए कि सेल्स पर % निकालना है, तो क्या कर लेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट सेल्स इज इक्वल्स टू ₹100। सेल्स को हमने क्या कर लिया, 100 रुपये अज्यूम कर लिया। मान लो क्वेश्चन में रेट दे रखी है कि सेल्स पर 10% का आपको क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है, सिंपल। देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेल्स पर 10% प्रॉफिट है ना, देन 100 इंटू 10/100, परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है, ₹10 आपका प्रॉफिट। तो कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कहीं दिक्कत नहीं है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। अभी मैंने बताया था ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, तो सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तो वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, और ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू ₹90। समझ में आई चीज़, सिंपल। हमने क्योंकि प्रॉफिट का 10% जो दे रखा है ना वो सेल्स पर दे रखा है, तो हमने क्या कर लिया, सेल अज्यूम कर ली कि 100 रुपीज़ की है, उसका 10% यानी कि 10 रुपये का अपना प्रॉफिट हो गया। वो जो 10 रुपये का प्रॉफिट है उसको सेल्स में से अज्यूम जो हमने कर रखी थी 100 रुपये की सेल, उसमें से घटाया, तो अपनी कॉस्ट कितनी आ गई, ₹90। देन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, व्हेन कॉस्ट इज ₹90 देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹10। यही हुआ, कॉस्ट आपकी जब लागत है 90 रुपये, तब आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपये। तो व्हेन कॉस्ट इज, क्वेश्चन में मान लो कि हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट करी है वो ₹9 लाख है। कितनी है, ₹9 लाख। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो इस स्टेटमेंट को बना के हम अज्यूम करेंगे, सॉरी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन कॉस्ट इज ₹9 लाख। जब 9 लाख रुपए की सेल है, कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 10/90, ये तो हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, बस 10/90 इंटू 9 lakhs, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़ क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट आ गया। समझ में आई चीज़, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हर क्वेश्चन के अंदर हम इतना कुछ करें तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और इससे आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, ये छोटे बच्चे करते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन अब हम कॉलेज में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे, तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, वो ही हमारा फॉर्मूला है, सिंपल। क्या होगा, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट। क्या यही किया मैंने, कॉस्ट 9 लाख अपॉन 100 माइनस रेट, 100 में से 10 घटाया, प्रॉफिट का % 90 इंटू रेट 10, तो यही हुआ है। इसी तरह अगर सेल्स गिवन हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट हो ना, तो करना क्या है, जो गिवन है उसको लिखो ऊपर, सेल्स अपॉन 100 प्लस रेट इंटू रेट। तो जो गिवन है, जो अपने पास कैलकुलेटेड है, जो नॉन है, उस अमाउंट को ऊपर लिखेंगे और उसके अपॉन 100 माइनस या फिर प्लस रेट करना है। तो इसको याद करने का तरीका भी एक बहुत इजी बता देती हूँ कि आपको कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट के केस में सेल्स से कम ही होती है, सिंपल। हमें सबको पता है कि अगर प्रॉफिट है तो उसका मतलब है कि कॉस्ट सेल्स से
कम होगी तो कोस्ट अगर गिवन है तो 100 माइनस रेट करना है। क्यों? क्योंकि कोस्ट कम होती है ना, देन माइनस करना है। सेल्स ज़्यादा होती है ना, सेल्स गिवन है, सेल्स ज़्यादा होगी तो क्या कर देना है, प्लस रेट कर देना। तो सीधा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। व्हेन कोस्ट इज गिवन बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन सेल्स, देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कोस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू रेट। और इसी तरह व्हेन सेल्स इज गिवन बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कोस्ट, देन सेल्स अपॉन 100 प्लस रेट इनटू रेट। इस फॉर्मूला से हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जब स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट हम बनाएंगे यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अगर ये दोनों कंडीशंस आती है तो हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ ना, कोस्ट है और कोस्ट पर ही परसेंटेज है, सेल्स है और सेल्स पर ही परसेंट है, तो यहाँ सीधा लिखेंगे 8 प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे कि आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, 10 लाख की सेल पर 20% या 5 लाख की कोस्ट पर 10%, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से। जब ये वाला केस आता है ना, रिवर्स वाला, तब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें भी बहुत इजी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। कोस्ट गिवन है तो कोस्ट अपॉन 100 माइनस रेट करना है, और सेल्स गिवन है तो सेल्स अपॉन 100 प्लस रेट करना है, बिकॉज कोस्ट हमेशा सेल्स से कम होती है इसलिए माइनस, और सेल्स ज़्यादा होती है इसलिए प्लस। तो इन फॉर्मूला को, इन कंसेप्ट्स को और इस स्टेटमेंट को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके बेस पर आगे हम बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से पढ़िए। आपकी बुक के अंदर ये जो स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट है वो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। डिटेल मीन्स आइटम्स तो यही है मेन, अब उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आइटम्स आती है उनको भी एक एक करके अलग अलग बताया गया है। तो आप एक बार उस स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको एक बार ये चीज़ें नॉलेज में आ जाए कि किन चीज़ों को हमें फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है, किन को ऑफिस ओवरहेड में और किन को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप समझ लेते हो इसके अच्छे से तो ये स्टेटमेंट वैसे ही आपको याद हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये चीज़ें बहुत काम आएगी। तो आज के लिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।